It starts for GST सेक्शन 15(3). अभी हमने पीछे क्लासेस में आपने देखा होगा 15(1) और 52 को हमने पढ़ा था। 15(1) में हमने देखा था कि कैसे ट्रांजेक्शन वैल्यू और अदर कोई भी टैक्सेज जो होते हैं वो ऐड कर देते हैं, प्लस कोई इंटरेस्ट है या फिर कोई पेनल्टी है जो कि आपका सेलर लगाता है, वो आपको ऐड करके वो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है। और साथ में सेक्शन 15(2) में देखा था हमने कि कैसे हम कोई भी सप्लायर एक्सपेंस करता है इन द कोर्स ऑफ सप्लाई, तो वहाँ पे हम ऐड करते हैं, अदर में एक्सक्लूड करते हैं। ये सारा चीज़ हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं डिस्काउंट का, जो कि सेक्शन 15(3) है। तो चलिए सेक्शन 15(3) की बात करते हैं। डिस्काउंट बिफोर सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो हो गया। अब एक हो गया आफ्टर सप्लाई। हम तीनों केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। बिफोर सप्लाई यानी सप्लाई होने के पहले ही डिस्काउंट ऑलरेडी दिया गया है। एक हो गया एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई कर रहे थे तो आपको डिस्काउंट मिला यहाँ पे। तो इन दोनों केसेस में एक ही अलाउ होगा, बिफोर हो या एट टाइम हो। डिस्काउंट इज अलाउड एज डिडक्शंस, मतलब जीएसटी की वैल्यूएशन जो होगी उसमें उसको माइनस करते हैं, यानी कि जीएसटी उतने से कम लगेगा। And such discounts should be recorded in invoice। इनको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे आप देखते हैं होर्डिंग्स लगे होते हैं, कहीं भी कैंटाबिल में जाइए या फिर रिलायंस ट्रेंड्स में जाइए, वहां आपको देखेंगे कि लिखा होगा 20+20, या ओशवाल में जाइएगा 50+20 का डिस्काउंट आपको लिखा रहता है। तो दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज नॉट अ डिस्काउंट, दिस इज ओनली फॉर सेलिंग पर्पजेज। दे वांट टू अट्रैक्ट द मोर कस्टमर। तो इसलिए ये डिस्काउंट नहीं होता है, ये जनरली वो प्राइस को हाइक करके फिर माइनस किया जाता है। तो इसको हम मानते ही नहीं डिस्काउंट, और ये प्राइस से ही वैल्यू माइनस हो जाती है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा हो गया आफ्टर सप्लाई। आफ्टर सप्लाई में क्या होगा, डिस्काउंट इज नोन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट इज कब पता चला, एट अ टाइम पे या उसके पहले। पहले वाला केस में डिफरेंस समझिए, वो पहले से आपको डिसाइडेड था, यहाँ पे आपको नहीं पता था। तो इस केस में क्या करेंगे, डिस्काउंट इज अलाउड एट डिडक्शन प्रोवाइडेड आईटीसी टू सच एक्सटेंट हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट एंड रेसिपिएंट हैज इशूड अ कैट नोट। मतलब क्या हुआ, कैश डिस्काउंट मतलब आपकी इनवाइसिंग हो गई, उसके बाद डिस्काउंट मिल रहा है कि भाई साहब आप कैश दे दोगे तो हमें आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। यानी कि इनवाइस हो चुकी है, हो सकता है कि सप्लाई हो गया हो या सप्लाई होने वाला हो। कई बार में क्या होता है, एडवांस में ही पेमेंट हो जाता है और इनवॉइस बन जाता है, बाद में सप्लाई होती है। तो इस केस में क्या होता है, आपको इसके एग्जांपल जैसे कैश डिस्काउंट की बात करें, तो कैश डिस्काउंट जब आप कैश दे रहे होते हैं तब आपका डिस्काउंट देते हैं। तो इस केस में आपको डिस्काउंट तो मिल जाएगा, जीएसटी की वैल्यू भी रिवाइज होगी, लेकिन साथ में चूंकि आपको जीएसटी इनपुट मिलेगा, इनपुट की बारे में बात मैं आगे करूंगा। मतलब एक मान लीजिए जो आप जीएसटी जमा करते हैं उसका आपको क्रेडिट मिलता है, मतलब उतना अमाउंट से आपको जीएसटी आगे कम जमा करना पड़ता है। तो आपको जो पहले इनवॉइस बना उसमें तो डिस्काउंट नहीं था, और गेटिंग माय पॉइंट, डिस्काउंट नहीं था। तो आपने क्या किया, मान लीजिए 100 रुपीज का है, 100 रुपीज का अगर सामान है, उसमें 12% डिस्काउंट, सॉरी 12% जीएसटी लगा, तो 112 रुपए में आपने दे दिया, तो 12 रुपए आपको इनपुट मिल गया। लेकिन चूंकि एक्चुअल में आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, मान लीजिए कि 5% डिस्काउंट है, तो 95 रुपए देना पड़ रहा है, उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, वैल्यू जीएसटी की कम हो जाएगी, तो आपको इनपुट भी कम लेना चाहिए। तो वही ये बात लिखा हुआ है कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा और आपको केट नोट इशू करनी पड़ेगी। दूसरा हो गया डिस्काउंट इज नोन आफ्टर सप्लाई। डिस्काउंट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शंस। डिस्काउंट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन किस केस में, डिस्काउंट इज नोन आफ्टर सप्लाई। यानी कि डिस्काउंट नोन है, कब पता चला आपको, आफ्टर सप्लाई। तो क्या होगा, आपको डिस्काउंट
is not allowed as deduction. That is end of the sessions सीजनल सेल। सीजनल सेल के केस में आपको कई बार क्या होता है, जहाँ पे आप जैसे मान लिया विंटर का सीजन है, विंटर के सीजन में क्या होता है, आपको जो विंटर वाले गारमेंट होते हैं वो ऑफ सीजन जब होने लगते हैं तो उस पर हेवी डिस्काउंट मिलता है। आपको पहले से पता नहीं होता है कि इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो उसके असेसमेंट के अनुसार होता है कि गुड्स कितने पड़े हुए हैं और कितने सेल हो सकते हैं। तो ज़्यादा सेल को बढ़ाने के लिए वहाँ जो सेलर होता है वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो अगर ये वाला केस है तो इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, तो अलाउड नहीं होगा। आपको क्या होगा, पूरे पे जीएसटी लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब एक क्वेश्चन है, नीचे देखिए, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशनल पेनल इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्यू लोन, वेदर सच पेनल इंटरेस्ट वुड बी exempted under anti 27 of exemption notification, or it would be taxable treating it as consideration for liquidated damages। क्लैरिफिकेशन इस पे है, there are two transaction options involving EMI that are prevalent in the trade. In view of the provisions of the laws discussed above, these two option along with the GST applicability are as follows: ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ठीक है, हम बात को समझ पा रहे हैं कि ये बात किस चीज की रिगार्डिंग हो रही है। ये बात हो रही है, अगर आपका अपने इंटरेस्ट पे कोई लोन लिया है या ईएमआई लिया है कोई, उस केस में क्या होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 हुआ हायर परचेज ट्रांजेक्शन के केस में, और 2 होगा हायर फाइनेंसिंग। ये क्या है हायर फाइनेंसिंग, बात करेंगे अभी, चलिए। Supplier collects the consideration in installments, where such installment covers price of the goods plus interest towards time value of money. Supplier collects the consideration. Supplier ने क्या किया, consideration ले लिया, in installment में ले रहे हैं, where such installment covers price of goods plus interest towards the value of the money. This interest is included in the value, and even penal interest for the delay in payment of installment is also included in the value. सॉरी, इस केस में आपका इंटरेस्ट और जो पेनल इंटरेस्ट अगर एडेड है तो वो सारे व्यय पे जीएसटी लगेगा। दूसरी बात देखते हैं, सप्लायर फाइनेंस द प्रोडक्ट एंड कलेक्ट द प्रिंसिपल इंटरेस्ट एज ईएमआई और इंस्टॉलमेंट। Such financing transaction is exempted. Also, penal interest for the delayed in repayment of loan or installment is also exempt. यानी कि हायर परचेजिंग फाइनेंसिंग, मतलब सप्लायर फाइनेंस कर रहा है। एक केस में लोन दिया, माल बेचा, माल को लोन के रूप में देके तब उसको कर रहा है। दूसरे केस में आपके कंसिडरेशन ही इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। आप बात समझ रहे हैं, दोनों ऑप्शन को समझिए। पहले ऑप्शन में लोन नहीं दे रहा है, आपके कंसिडरेशन को ही क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। दूसरे केस में क्या कर रहा है, फाइनेंस किया है लोन, और लोन के साथ आपको ईएमआई मिल रहा है। तो इस केस में जब फाइनेंसिंग है तो वहां पे जीएसटी इंटरेस्ट पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर कंसिडरेशन ले रहा है तो जीएसटी लगेगा। Relevant date for determining the exchange of purpose for the valuation of the computation of GST rule 34 of GST rules 2017। अब मान लीजिए कि गुड्स आ रहा है कहीं से बाहर से, और उसमें एक्सचेंज रेट क्या लगेगा उसके बारे में बात करना है। तो इन केस ऑफ गुड्स होगा, इन केस ऑफ सर्विसेज हो गया। रेट नोटिफाइड बाय द सीबीएसई
जो भी सीबीएसई रोड नोटिफाई करेगा उस केस में आपको ये होगा। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको सेक्शन 15 दिखाया कि कैसे यहाँ पे डिस्काउंट को लेके हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये देखते हैं।